ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद नामक टेररिस्ट संगठन जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही तंजीम है, उसको जिस प्रकार से भारत ने डैमेज किया था, उसके डैमेज के बाद बहुत लंबे समय तक वो इस डैमेज से उभर नहीं पाई थी। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आज जैश ए मोहम्मद सिर्फ अपना एक रिवाइवल नहीं कर रही, बल्कि कश्मीर में लड़ने के लिए उसने एक नई रणनीति बनाई है। और उस रणनीति के तहत उसने एक नया वुमन संगठन, एक महिला तंजीम बनाने की कोशिश करी है, जिस महिला तंजीम का नाम उसने रखा है जमातुल मोमिनात। अब ये किस प्रकार की तंजीम है, इसका क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और आज के इस वीडियो में जैश ए मोहम्मद नाम का ये संगठन क्यों, कैसे आया, और जिसने आज ये कैसे एक जमातुल मोमिनात नाम के इस महिला तंजीम को बनाने की एक नई मुहिम चलाई है, जिससे भारत के कश्मीर में क्या नया खतरा हो सकता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर समझने के लिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता है। जब अफ़गानिस्तान में सोवियत के खिलाफ एक जिहाद चल रहा था, उस समय आईएसआई ने बहुत सारे दियोबंदियों को, जो पाकिस्तान के हक्कानिया दियोबंदी मदरसा से जुड़े थे, उनको एकजुट कर कर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स चालू करी। उर्दू में इन मूवमेंट्स शब्द को हरकत बोला जाता है। और जब ये अलग अलग प्रकार के हरकत बने तो उसमें 1980 में सबसे पहला हरकत बना था, जिसका नाम था हरकत उल जिहाद इस्लामी, जिसको हुजी के नाम से जाना जाता है। हरकत उल जिहाद इस्लामी हुजी जो है 1980 में कारी सैफुल्लाह अख्तर, फजलुर रहमान खलील, इन दोनों की लीडरशिप में बना था। दोनों के दोनों दियोबंदी थे, दियोबंदी हक्कानिया मदरसा से जुड़े थे। आईएसआई ने इनको वहाबी इस्लाम के साथ जोड़कर दियोबंदी वहाबी हाइब्रिड बनाया। और इनको वहाबी हाइब्रिड बनाने के बाद एक पूरे पाकिस्तान के अंदर इस इलाके में कारी सैफुल्लाह अख्तर और फजलुर रहमान खलील के तहत एक नरेटिव चलाया। नरेटिव सिंपल था, इस्लाम खतरे में है, खतरे का कारण सोवियत है, सोवियत भगवान में नहीं मानता, हम भगवान में मानने वालों में से हैं। विश्व पूरा दो भागों में बटा हुआ है, एक जो भगवान में मानते हैं, एक जो भगवान में नहीं मानते। भगवान में ना मानने वाले आज भगवान में मानने वालों पे खतरा है, तो इसीलिए जिहाद आवश्यक है। इस कॉन्टेक्स्ट में जिहाद किया गया अल्लाह की सोवरेनिटी को लेकर। और इस कॉन्टेक्स्ट में अफ़गानिस्तान में इन लोगों ने हरकतुल जिहाद इस्लामी जो है, इन्होंने सबसे पहली बात तो जिहाद चालू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरकतुल जिहाद इस्लामी के तहत जिहाद एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था, जो अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ था और अफ़गानिस्तान में ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अफ़गानिस्तान में सक्सेस प्राप्त करने के बाद पूरे विश्व तौर पर जितने भी काफिर लोग हैं उनको मारने के बाद ही रुकेगा। लेकिन जैसे जैसे हरकतुल जिहाद इस्लामी 1980 से चलना शुरू हुआ, 4 से 5 सालों के डाउन द लाइन 1985 तक चीज़ें वैसी नहीं रहीं। 1985 में फजलुर रहमान खलील जो था, इस व्यक्ति ने इरशाद खान के साथ और फारूक कश्मीरी के साथ, जो 2 आईएसआई के डिप्यूटेड खास व्यक्ति थे, इन तीनों लोगों ने, फजलुर रहमान खलील ने, इरशाद खान ने, फारूक कश्मीरी ने हरकतुल जिहाद इस्लामी से अपना नाता तोड़ दिया। नाता तोड़ने के बाद इन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन बनानी शुरू कर दी। अब हरकतुल मुजाहिदीन जो बनी, इसकी पूरी की पूरी फोकस एरिया जो था, आईएसआई ने 1986 से ग्रेजुअली इसको 2 साल अफ़गानिस्तान के थिएटर में 1986 से 88 तक रख के तुरंत 1988 में कश्मीर की ओर डायरेक्ट करना चालू करा। 1988 में हरकतुल मुजाहिदीन जो है, तुरंत उस समय जब कश्मीर की ओर गई तो उसने अफ़गानिस्तान के एक्सपेरिमेंट को कश्मीर में अपनाना शुरू करा। लेकिन 1988-89 में जब सोवियत का जिहाद ख़त्म हुआ तो उस समय हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी जो था वो भी कश्मीर की ओर आने लगा। लेकिन जब हुजी कश्मीर की ओर आया तो हुजी ने बोला कि हमारे पास 1980 से तजुर्बा है अफ़गानिस्तान में लड़ने का, तो हम कश्मीर में बेहतर लड़ पाएंगे, आईएसआई हमारा समर्थन करे। लेकिन 1985 से क्योंकि हरकतुल मुजाहिदीन ऑलरेडी एक तरीके से कश्मीर को लेकर डायरेक्ट हो चुकी थी, 2 साल अफ़गान जिहाद का एक अग्रेसिव एक्सपीरियंस के बाद वो तुरंत जो है कश्मीर थिएटर की ओर डायरेक्ट हो चुकी थी, तो हरकतुल मुजाहिदीन ने, खास करके फजलुर रहमान ने, ये बात बोली कि हम आईएसआई के बिहाफ पर कश्मीर का एजेंडा चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी जो था, जो अफ़गानिस्तान से अब कश्मीर की ओर जा रहा था, उसने कहा कि कश्मीर में तो हम भी जाएंगे, हमारे पास तजुर्बा भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि कश्मीर फिर से सोवियत की तरह एक बेसिकली, जो हमने सोवियत के खिलाफ अफ़गानिस्तान में एक टेरिटरी में लड़ाई लड़ी है, वो कश्मीर भी एक टेरिटरी का हिस्सा है।
गोल पूरा ग्लोबल जिहाद का है। तो जैसे ही ये दोनों संगठन 1990 के दशक में हुजी और हरकतुल मुजाहिदीन कश्मीर घाटी में उतरे, तो पहली बात दोनों का विजन अलग अलग था। विजन सबसे पहले हुजी का ये था कि हम ग्लोबल जिहाद लड़ रहे हैं, हमने सोवियत के खिलाफ अफगान जिहाद लड़ा है, वो एक सक्सेस था, अब कश्मीर में लड़ेंगे और पूरे के पूरे जिहाद को ग्लोबली लेके जाएंगे। लेकिन हरकतुल मुजाहिदीन जो था, जो 1985 से आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ था, उसने सीधी सी बात ये बोल दी कि हमें कोई ग्लोबल जिहाद नहीं लड़ना, हम सिर्फ फोकस कश्मीर पे करेंगे, हमें आईएसआई का एजेंडा कश्मीर के अंदर ही चलाना है। इसकी वजह से चाहे हुजी के ही निकले हुए लोग हरकतुल मुजाहिदीन में थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हरकतुल मुजाहिदीन और हुजी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आईएसआई को बड़ी दिक्कत हुई। 1993 में हरकतुल मुजाहिदीन और हुजी के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आईएसआई ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। 1993 में आईएसआई ने हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी और हरकतुल मुजाहिदीन को जोड़कर उन्होंने हरकतुल अंसार क्रिएट करी। एक जो नया यहाँ पर हरकत, यानी कि एक नई मूवमेंट जो क्रिएट हुई, मूवमेंट ऑफ अंसार, वो यहाँ पर जो हरकतुल अंसार क्रिएट हुई, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अब हुजी और हरकतुल मुजाहिदीन के लोग हरकतुल अंसार की अम्ब्रेला में इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब ये इन्होंने हरकतुल अंसार बनाई भी, तो उस हरकतुल अंसार में हरकतुल मुजाहिदीन के फजलुर रहमान खलील को लिया, लेकिन उसी समय उन्होंने हुजी का जो एक व्यक्ति था जो उस समय कारी सैफुल्लाह अख्तर के साथ जुड़ा हुआ था, उसको लिया। और हरकतुल अंसार में कारी सैफुल्लाह अख्तर, हुजी का जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसको उन्होंने हरकतुल अंसार से जोड़ा, उसका नाम था मौलाना मसूद अज़हर। मौलाना मसूद अज़हर कारी सैफुल्लाह अख्तर हुजी के फाउंडर के साथ 1980 के दशक से अफ़गानिस्तान में जिहाद करने में और लोगों को रेडिकलाइज करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जब हरकतुल अंसार बना तो उस समय हरकतुल जिहाद इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन, इन दोनों के मर्जर से वो बना, और दोनों के मर्जर से दोनों का एक एक व्यक्ति यहाँ पर आया, और दोनों के व्यक्तियों के आने के बाद हरकतुल अंसार में एक यूनिफाइड लीडरशिप दिखाई गई। प्रॉब्लम ये थी कि ये सारा मर्जर एक टॉप लेवल पर हुआ। ग्राउंड लेवल पर जो हुजी का काडर या हरकतुल मुजाहिदीन का काडर जो कश्मीर में लड़ रहा था, उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई। अगर आप एक पैरेलल लेवल पर सोच के देखें तो यहाँ पर वही बात है कि दो अपोजिंग विचारधाराओं की पार्टियां एक दूसरे के साथ जब चुनाव मिलकर लड़ती हैं तो टॉप लीडर चाहे एकजुट हो जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टी का जो काडर 25-30 सालों से दरिया बिछा रहा है और जो सड़कों पर नारेबाजी कर रहा है, वो कभी भी एकजुट नहीं हो सकता उन लोगों के साथ जो ओपोजिंग आइडियोलॉजी वाले थे। और यहाँ पर हुजी और हरकतुल मुजाहिदीन के बीच में हरकतुल अंसार के तहत यही चीज़ हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये मर्जर हो गया, मर्जर होने के बाद भी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही थी, तो उस दौरान आईएसआई ने एक 1993 में निर्णय लिया। 1993 में हरकतुल अंसार को बनाने के बाद उसके एक साल ग्राउंड लेवल पर वर्किंग को देखने के बाद 1994 में आईएसआई ने ये डिसाइड किया कि हुजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मौलाना मसूद अज़हर, जो हरकतुल अंसार का एक सेक्रेटरी जनरल था, उसको इस मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए कश्मीर घाटी भेजा जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि जब मसूद अज़हर को ये निर्णय लेकर भेजा जाना था कश्मीर, अब सवाल उठा कि उसको कैसे भेजा जाए। तो आईएसआई ने उसका एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया कि वो एक गुजराती ओरिजिन का व्यक्ति है। उसका एक पूरा गुजराती ओरिजिन का बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद उसको एक फेक पोर्चुगीज़ का पासपोर्ट दिया। पोर्चुगीज़ में एक ऐसा उसका लेजेंड क्रिएट किया, लेजेंड यानी कि एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया कि जहाँ पर ये दिखाया गया कि वो गुजरात से कई दशक पहले उठकर पोर्चुगीज़ चला गया था और पुर्तगाल जाकर वो वहाँ पर व्यापार करता था, और उसके पास एक फ़ेक पुर्तगाल पासपोर्ट था। उस फेक पुर्तगाल पासपोर्ट से पहली बात तो 1994 में मौलाना मसूद अज़हर भारत आया। जब ये भारत आया तो वो भारत डायरेक्टली पुर्तगाल से नहीं आया, बल्कि पुर्तगाल से वो पहले बांग्लादेश गया। बांग्लादेश से वो एक जहाज़ लेकर पहली बात तो भारत में उतरा। भारत में जब वो पुर्तगाल के एक फ़ेक पासपोर्ट से घुसा तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को ये चीज़ें उस समय बहुत खटकी, और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उसके पासपोर्ट को मिलिट्री इंटेलिजेंस को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा। और जब उसके पासपोर्ट को सौंपा, उसका बैकग्राउंड चेक होना चालू हुआ, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उस व्यक्ति की गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चरिंग करनी चालू कर दी। अब क्योंकि मौलाना मसूद अज़हर एक फ़ेक पुर्तगाल के पासपोर्ट पर भारत में आ चुका था, कुछ दिन वो दिल्ली में रहा, दिल्ली के एक प्रोमिनेंट होटल में रहा। उस होटल में रहने के बाद वो यहाँ से एक गाड़ी लेकर
चला गया कश्मीर की ओर हरकतुल अंसार के उस मर्जर को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए। जब वो ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर कश्मीर चला गया तो जब वो अनंतनाग पहुँचा तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी उसको टेल कर रहे थे और अनंतनाग में वो ऑटो में बैठकर किसी व्यक्ति के घर जा ही रहा था कि जब मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने नाकाबंदी करने के दौरान उसको पकड़ लिया। और जब मौलाना मसूद अज़हर 1994 में पकड़ा गया अनंतनाग में कश्मीर में, उसके बाद उसकी इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन के दौरान उसने पूरे आईएसआई के नेटवर्क, उसने पूरा आईएसआई का पूरा कच्चा चिट्ठा जो कि हरकतुल जिहाद इस्लामी 1980 से बनाने के बाद, अलग अलग हरकत बनाने के बाद हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, सब चीज़ें बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई ने मौलाना मसूद अज़हर को छुड़वाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और 1999 में IC-814 की जो हाईजैकिंग हुई, उस हाईजैकिंग के पीछे का उद्देश्य ये था कि अगर इंडियन एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लें तो इस एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने के बाद हम उसके पैसेंजर्स को रिलीज़ करवा सकते हैं, ये कह के कि आपको अगर ये पैसेंजर्स की जान प्यारी है तो मसूद अज़हर को छोड़ दीजिए। और यही हुआ कि IC-814 की हाईजैकिंग हुई। हाईजैकिंग के दौरान उन्होंने ये इंश्योर किया कि पैसेंजर्स का स्वैप तभी होगा जब मसूद अज़हर को छोड़ा जाएगा। मसूद अज़हर को इवेंचुअली छोड़ा गया। 1999 IC-814 हाईजैकिंग के बाद जब मसूद अज़हर छूटा तो पाकिस्तान में वापस जाकर उसने, क्योंकि हरकतुल अंसार का पूरा प्रोजेक्ट 94 से क्रैक हो चुका था, हरकतुल मुजाहिदीन उसके बाद बिल्कुल ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर अपनी गतिविधियों को लड़ रही थी, और उसके बाद क्योंकि जो हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी थी वो अलकायदा से जुड़ चुकी थी, तो मसूद अज़हर के 1999 में छूटने के बाद ISI ने उसका समर्थन किया और 2000 में मौलाना मसूद अज़हर की लीडरशिप में बना जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जैश ए मोहम्मद ने कम्पीट किया कश्मीर में लश्कर तैयबा के साथ, क्योंकि लश्कर तैयबा उस समय ऑलरेडी बहुत बड़ी संस्था बन चुकी थी। तो लश्कर तैयबा को डाउन करने के लिए जैश ए मोहम्मद को बढ़ावा दिया गया। जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट में 2001 में अटैक किया, उसके बाद उसने पुलवामा में अटैक किया, पहलगांव में अटैक किया। इन सारी जगहों पर अटैक करने के बाद अभी जो हाल ही में 2025 में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसमें जैश ए मोहम्मद को तहस नहस कम्प्लीटली कर दिया गया। 2025 में जैश ए मोहम्मद को तहस नहस करने के बाद इस प्रकार की गतिविधि भी हुई कि इस जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अज़हर के असली जो रियल ब्रदर था यूसुफ अज़हर, पहली बात तो उस यूसुफ अज़हर को भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद जब वो यूसुफ अज़हर भी मर गया, मौलाना मसूद अज़हर उसके बाद छुप गया। छुपने के बाद अभी लगभग एक हफ्ता पहले मसूद अज़हर ने अपनी बहन सादिया अज़हर का अब प्रयोग किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि सादिया अज़हर जो आज मसूद अज़हर की बहन है, उसके नाम पर जमातुल मोमिनात नाम का एक संगठन, जिसमें जो महिला फ़िदाइन हैं वो पहली बात तो क्रिएट की जाएंगी, और इसका पूरा का पूरा गठन जो है जमातुल मोमिनात का, वो मरकाज़ सुबहान अल्लाह जो इनकी अपनी फैसिलिटी है बावलपुर पाकिस्तान में, वहाँ पर किया गया है। और इसके बारे में उन्होंने इतला अपनी लोकल मीडिया अल कलम मीडिया में भी की है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की अब अगर हम बात समझें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि ये जो जमातुल मोमिनात है जिसको सादिया अज़हर अब लीड कर रही है, सादिया अज़हर का नया गेम प्लान क्या है, वो भारत के खिलाफ भारत के अंदर कश्मीर घाटी में खास करके महिलाओं को उकसाना चाहती है। वो चाहती है एक नैरेटिव फैलाना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मारा है, तो महिलाओं को अब जिहाद करना होगा। अब ये रणनीति बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकल लेवल पर। पाकिस्तान एक जिहाद की फैक्ट्री है जिसको हम जानते हैं, लेकिन इस जिहाद की फैक्ट्री में ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि महिला वर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ISI ने जिस प्रकार से जिहाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई है, वहाँ पर महिला केवल एक पैसिव एक्टर नहीं बल्कि एक बहुत एक्टिव एक्टर है। किस नज़रिए से? क्योंकि महिला आज की डेट में पाकिस्तान के हिसाब से, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार का इन संगठनों में महिलाओं का प्रयोग किया है उसके तहत वो ये कहती है कि महिला का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो एक जिहादी को जन्म देती है, वो एक अल्लाह के साथ उस व्यक्ति को जन्म देती है जो अल्लाह की लड़ाई लड़ रहा है इस धरती पे आके। तो महिला को यहाँ पर इन्होंने पहली बात तो इस नज़रिए से पेश किया है।
लश्कर तैयबा ऑलरेडी महिलाओं का प्रयोग बड़े लंबे समय से करती आ रही है। लश्कर तैयबा इस प्रकार से गतिविधि करती है जो आज जमातुल मोमिनात ने लश्कर तैयबा के लर्निंग से सीखी है, जो ISI ने लश्कर के लर्निंग से जैश ए मोहम्मद को सिखाई है। और वो ये है कि लश्कर तैयबा आज की डेट में यदि उसका कोई जिहादी भारत में भारत की सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में अगर वो मारा जाए तो इस दौरान उस व्यक्ति की एक बायोग्राफी लश्कर तैयबा बनाती है। लश्कर तैयबा एक किताब भी निकालती है और उस किताब का नाम है हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की। और इस किताब के तहत वो जो माएँ हैं जो इस जिहादी को जन्म देती हैं, जो भारत में मर जाता है, उसके बारे में वो प्रचार करती हैं कि कैसे मेरे पुत्र ने अल्लाह के लिए कश्मीर जिहाद में अपनी जान दी। इससे उद्देश्य ये होता है कि जब दूसरी महिलाएं इस चीज़ को पढ़ती हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि यदि हम अपने पुत्र को अगर जिहाद के लिए भेजेंगे तो वो एक नेक काम के लिए जा रहा है। तो इस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को समझिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में वैसे तो हम कहते हैं कि महिलाओं को उन्होंने बहुत दबोच के रखा है, लेकिन जब जिहाद की बात आती है तो जिहाद के लिए उन्होंने महिलाओं का किस प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक उद्देश्य रखा है, कभी किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि कैसे लश्कर तैयबा हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की। उसके अंदर जो मैंने लगभग 1000 से अधिक इन जिहादियों की बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, उन बायोग्राफीज़ में क्या क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिए कि ये लश्कर की जो पूरी की पूरी असेसमेंट है कि महिलाओं का सहयोग लेना, आज ISI ने जमातुल मोमिनात के तहत जैश ए मोहम्मद को भी वही चीज़ करने को बोला है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ अब स्पष्ट है कि आने वाले समय में जिहाद कश्मीर के अंदर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। जिहाद आज की डेट में सिर्फ अब सॉफ्टर लेवल पर नहीं, यानी कि जिस प्रकार से अभी चल रहा है वैसा नहीं, बल्कि एक सोशियोलॉजिकल लेवल पर कश्मीर में महिलाओं को उकसाने का काम भी किया जाएगा। और ये किस प्रकार से भारत में अनफोल्ड होता है, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया एरिया है टैकल करने का, क्योंकि भारत ने इस प्रकार का एक महिला सेंट्रिक सोशियोलॉजिकल फिदाइन मूवमेंट को आज तक कभी टैकल नहीं किया है। तो आई बिलीव कि कश्मीर घाटी के अंदर ये जो नया थ्रेड दिख रहा है ये अब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।